हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आगे फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर इस कहानी को मैं शुरू करूं उससे पहले इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो किसी तरह का सुपरस्टिशन फैलाना नहीं है। मेरे साथ किसी ने उनके फैमिली में हुआ एक्सपीरियंस शेयर किया और उनका ये मानना है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो काले जादू की वजह से हुआ। तो ये आप लोग इस कहानी को सुने और डिसाइड करें कि वाकई में उन लोगों का सोचना, उन लोगों का मानना सही है या फिर इस सारे इंसिडेंट, इस सारे घटनाक्रम के पीछे कोई और साइंटिफिक लॉजिक है। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं विच इज princeMNIT1987। हमारी आज की जो कहानी है वो शेयर की हमारे साथ अभिषेक ने, जो कि बिलोंग करते हैं बिहार से। इनकी फैमिली के अंदर 7 लोग थे, लेकिन अब ये सिर्फ 6 लोग बचे हैं। जी, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान इनकी फैमिली के एक मेंबर को इन्हें खोना पड़ा, और वो भी इस तरीके से जिस पे कोई विश्वास नहीं कर सकता है। तो अभिषेक की फैमिली की डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूं। इनकी फैमिली में टोटल 7 लोग थे। इनके इनके फादर बिहार पुलिस के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा भाई रॉकी, जो कि इन सब भाइयों को, बहनों को प्रोटेक्ट करता था, थोड़ा दबंग टाइप का था। गांव के अंदर मतलब होता ना बिल्कुल परिवार के लिए किसी से भिड़ जाना, तो उस तरह का वो इंसान था। उसके बाद सेकंड नंबर पे थी इनकी दीदी स्वाति, थर्ड नंबर पे थी मनु, फोर्थ नंबर पे खुद अभिषेक, और फिफ्थ नंबर पे उसकी एक और छोटी सिस्टर, इसका नाम था कोमल। ये सभी लोग पहले शहर में रहा करते थे, लेकिन शहर में एक तो चोरियों का बहुत डर था और दूसरा इनकी तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं रहती थी। तो इनको फिर इनके जो चाचा थे उन्होंने सजेस्ट किया कि काम करो, तुम वापस से ही गांव चल लो। तो गांव में इनके 2 चाचा रहते थे, वो दोनों इनके सौतेले चाचा थे, लेकिन इनके फादर इनको सौतेले भाई नहीं मानते थे। वो इनको अपने सगे भाइयों की तरह ही प्यार करते थे और कई बार उन्होंने उनकी हेल्प भी की थी। बहुत सोचने समझने के बाद इनके फादर ने डिसाइड किया कि वापस से गांव में ही चलते हैं। गांव में परिवार भी है, सभी बच्चों का भी ध्यान रख लिया जाएगा। यहाँ मैं ऑफिस चला जाता हूँ, पता नहीं कल को कुछ अनहोनी हो जाए तो और दिक्कत है। तो इस तरह से इन्होंने डिसाइड किया और 2009 में ये लोग अपने गांव शिफ्ट हो गए। बच्चों को वहां एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन सब कुछ एडजस्ट हो गए। 1-1.5 साल गुजर गया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन की बात है 2011, जब इनके फादर जो थे, इनके फादर क्योंकि जॉब में थे तो महीने में 2-3 दिन के लिए यहाँ पे आया करते थे, बाकी टाइम का जॉब का पूरा रहा करता था पुलिस हेडक्वार्टर्स में। इनको मतलब पुलिस जो क्वार्टर्स मिलती थी, है ना, पुलिस लाइन के अंदर, वहां पर वो रह लेते थे उस टाइम तक। तो घर पे आए हुए थे, बैठे बैठे अपने आंगन जो था घर का, उसमें खटिया के ऊपर बैठकर चाय पी रहे थे। इधर अभिषेक जो है वो अपने फादर का एक वॉकमैन था, उस वॉकमैन को बैठे बैठे ठीक कर रहा था। और इनकी जो मदर थी वो रात के लिए सब्जी की तैयारी करती, शाम के 4 बजे के आसपास का टाइम था। तो तभी अचानक से जिनके फादर थे वो चाय उनके हाथ में थे और वैसे ऐसे जोर जोर से हिलने लगे, जैसे किसी के अंदर कोई पोजीशन आता ना वैसा। तो उनकी मम्मी की सब्जी काटते हुए नजर पड़ी तो कहते बहुत जोर से, आओ रॉकी के पापा क्या हो गया आपको? तो वो चिल्लाई। तो इधर जो अभिषेक था वो उसके हाथ से वो खड़ा हुआ देखने के लिए, आवाज सुनकर, तो उसके हाथ से वॉकमैन छूट गया और उसने अपने पापा की तरफ देखा। उसके पापा बिल्कुल ठीक थे। तो अपनी मम्मी से पूछते, मम्मी काहे चिल्ला रही हो? तो बोलते देखो ना तुम्हारे पापा को क्या हो गया है। तो बोलते हैं बिल्कुल ठीक तो है। अभिषेक का इतना ही बोलना था कि तब फिर से अचानक से उनके अंदर वही मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उसको देखकर एक बार तो अभिषेक भी हिल गया। अभिषेक की एज उस टाइम शायद 11 साल के आसपास की थी। तो वो देख के घबरा गया एकदम से और वो भाग के अपने पापा के पास गया, बोला पापा आपको क्या हुआ है? तो जैसे उनको हिलाया वापस से अपने होश में, बोले क्या हुआ है? हमको कुछ भी तो नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला अभी आप बहुत तेज से हिल रहे थे। बोलते कि पागल हो गए, हम कहाँ हिल रहे थे? लेकिन उनके हिलने से उनके आसपास चारों तरफ चाय गिर गई थी, जिसकी नजर, उनकी नजर जब इसके ऊपर पड़ी तो वो समझ गए कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, हो सकता है ऐसे कुछ थोड़ा मूवमेंट हो गया हो। उन्होंने बोला तो चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो इसके थोड़ी देर के बाद उनके जो चाचा थे जो पास में रहते थे, वो टहलते हुए घर की तरफ आए। तो उन्होंने बताया कि ऐसे पापा के ऊपर कुछ हुआ। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, हम किसी को दिखा लेते हैं, क्योंकि आजकल क्या है ना, ये झाड़ फूक करने वाले लोग बहुत सारे हो रहे हैं, कभी भी कुछ भी किसी के ऊपर कर देते हैं। तो उसके बाद बोला तुम पागल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है ऐसे कुछ होगा, हम डॉक्टर को दिखा लेंगे। बोला आप डॉक्टर को भी दिखा लेना। फिर ये गए। अब आप जानते हो गांव में तो लोग इन सब चीज़ों को मानते भी हैं, तो वो लोग वहाँ पर गए। उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने बोला कि किसी ने आपके ऊपर कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन आपके जो ग्रह नक्षत्र है ना वो बहुत स्ट्रांग है, तो आपके ऊपर वो जो भी चीज़ थी, ऊपरी चीज़ जो भी थी, वो इतना इफेक्ट नहीं कर पाई आपको। लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, परिवार का भी ध्यान रखिए, हम आपको ताबीज़ बना कर दे देते हैं, उससे सब कुछ ठीक रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसने एक कागज़ के अंदर कुछ लिख कर दिया उनको। उनसे कहा कि
ये आप दिन में 3 बार इसको किसी जग में डुबो दो, पानी भर दो इसके अंदर, और उस पानी को 2 दिन तक बार बार आप पीते रहे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। तो वो लोग आ गए। आने के बाद उन्होंने सोचा यार ये सब क्या है, मतलब वैसे तो वो लोग इन सब चीज़ों को मानते भी नहीं थे और वैसे भी तो पढ़े लिखे लोग थे, बट फिर भी उनके दिमाग में आया कि जब क्या होता है ना कोई सीडिंग कर देता है, तो जब उनको उसने बताया कि किसी ने आपके कुछ करने की कोशिश की है, तो उन्हें लगा कि यार ऐसा क्या चक्कर है। तो उन्हें एक दिन का इंसिडेंट याद आया। उस टाइम तक जो रॉकी था, इनका बड़ा भाई, वो भी घर पे आ चुका था। सारा डिस्कशन, एक बात निकल के आई कि कहीं ये उस औरत ने तो नहीं करवाया है। जिन गांव में एक औरत थी जिसके लिए ऐसा कहा जाता था, देखिए सच है या नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती है। लोग किसी के बारे में क्या सोचते हैं वो उनका परसेप्शन होता है, और परसेप्शन के सहारे आदमी कुछ भी कर सकता है। दूसरी चीज ये भी होती है कि जब आदमी कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो वो किसी ना किसी के ऊपर उसको थोपने की कोशिश करता है या फिर कोई रीजन उसका बनाने की कोशिश करता है। तो इन्हें एक इंसिडेंट याद आया जो इनके साथ हुआ था। एक दिन की बात है, इनके गांव में एक औरत थी जिसकी बेटी की शादी के लड़के वाले देखने आने वाले थे। तो जो स्वाति थी वो बहुत अच्छे सुंदर ठीक ठाक बढ़िया कपड़े पहना करती थी और दिखने में भी वो सुंदर थी। तो जब उस औरत को देखने वाले आए तो उनको लगा कि यार हमारी बेटी को जब अच्छे कपड़ों में कोई देखेगा तो उसको फटाफट से पसंद कर लेगा और उसकी शादी होगी। तो उसका इंटेंशन हो सकता है बिल्कुल सही हो। तो वो इनके घर पे आई, लेकिन उस औरत के बारे में पूरे गांव के अंदर एक मिथ्या और मिसकंसेप्शन था। तो जैसे ही वो औरत वहां पर आई, उसने इनकी मम्मी से बोला कि भाई हमें आपकी बेटी का वो सूट दे दीजिए, वो हमारी बेटी को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तो हम उसको पहना लेंगे, वो भी सुंदर दिखेगी। तो जब वो औरत आई उस टाइम पर रॉकी भी वहीं पर था, और रॉकी पूरे गांव में घुमा करता था और उसने उस लेडी के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थी। तो जैसे उसने ये बोला, रॉकी वहां पे सामने आकर बोलता है कि तुमको पूरे गांव में हमारी ही बहन के कपड़े मिले हैं पहनने को, भाग जाओ यहां से, कोई कपड़ा वपड़ा नहीं मिलेगा। अब अगर आप किसी इंसान को ऐसा बोल दो तो क्या हो, बिल्कुल वो चुपचाप, अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है, वो या तो उससे लड़ मरेगा, कुछ बोल देगा, या फिर चुपचाप चला जाएगा, दोबारा कभी उनसे बात नहीं करेगा। लेकिन वो औरत बिल्कुल वहीं डटी रही और इनकी मम्मी को घूरती रही। उन्होंने रॉकी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और वो बहुत देर तक वहां पे खड़ी होकर घूरती रही। ये सब देख के रॉकी ने फिर से बोला, तुम यहां जाती हो नहीं जाती हो, चुपचाप यहां निकल जाओ, कोई कपड़ा वपड़ा नहीं मिलेगा, और क्या घूरे जा रही हो। इतना कह के उस औरत ने रॉकी की तरफ एक नजर देखी, एक तरफ उसकी मम्मी की तरफ, और उसके बाद वो औरत वहां से चली गई। कहीं ना कहीं ये लोग ये सोच रहे थे कि आज जो भी कुछ हुआ है, कहीं ये कहानी उस इंसिडेंट से लिंक्ड तो नहीं है। खैर, चीजें आई गई हो गई, ये बात भी भुला दी गई। करीबन 8-10 महीने और गुजर गए, लेकिन फिर इन्होंने चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। 2012 करीबन 8-10 महीने के बाद स्वाति जो थी उसके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके थे इस पीरियड के दौरान। वो स्वाति जो सबका ध्यान रखा करती थी, बहुत केयरिंग थी, कभी किसी के सामने बोला नहीं करती, मतलब सवाल नहीं लड़ाया करती थी, उस स्वाति का बिहेवियर अब बिल्कुल चेंज हो चुका था। वो बिल्कुल गुमसुम उदास रहती थी, बच्चों तक के ऊपर चिल्ला दिया करती थी, और कोई भी परिवार में उससे कुछ कहे तो पलट के जवाब देना उसकी आदत सी बन गई थी। वो स्वाति जो सुबह उठकर घर की सफाई कर दिया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी, वो अब लेट तक उठती थी और पूजा पाठ का तो बिल्कुल नाम भी नहीं लेती थी। बिहेवियर चेंजेस को देखकर घर लगा कि इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन्होंने सबसे पहले इनका डॉक्टर्स के पास ले जाकर चेकअप करवाया कि ये एकदम से सडन बिहेवियर चेंजेस क्यों आ रहे हैं। तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स वगैरह करवाई, सब कुछ नॉर्मल, मतलब कोई बात नहीं है, हो सकता है थोड़ा सोचती ज़्यादा हो, हाइपरटेंशन या ओवर थिंकिंग करती हो, तो इसको दवाई दे दी और बोला कि 10-15 दिन के अंदर ये ठीक हो जाएगी। लेकिन आने के बाद भी कई दिनों तक उसके अंदर कोई चेंज नहीं आई, इवन उसके बर्ताव, उसके बिहेवियर और भी ज़्यादा बिगड़ते ही जा रहे थे। सब कुछ ऑब्जर्व किया सब लोगों ने कुछ दिनों तक, और फिर उसके बाद डिसाइड किया कि एक बार हमने डॉक्टर को दिखाई लिया है, एक बार इसका थोड़ा दूसरा इलाज भी करवा लेते हैं। तो वापस से उसी औरत के पास, मतलब वो औरत नहीं जिन्होंने पिछली बार इलाज किया था, उनके पास ही लेकर गए और उन्होंने उसको दिखाया। तो उन्होंने फिर से देखा, अपना ध्यान में लगा और बोलता है कि तुम्हारे परिवार पे किसी जानकार ने, तुम्हारे जानने वाले ने कुछ करवाया है, और ये जो इसको हो रहा है ये उसी का नतीजा है। तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में हमारे तो किसी दुश्मनी नहीं है। बोलती नहीं, जो भी है तुम्हारे घर का ही है। फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ वापस मंत्र किए और उसके कान में 2-3 बार फूंक मारी स्वाति के, और फिर उसके बाद थोड़ी पिछली बार जो उनके पापा को हुआ था वैसे उन्होंने पूजा की, फिर थोड़ा और लंबे तक पूजा की, और फिर उन्होंने बताया कि इसके ऊपर नियादी लगाया गया है।
तो उन्होंने बोला कि नियादी क्या होता है? बोला नियादी एक तरह की क्रिया होती है जिसमें किसी इंसान की मृत्यु बांध दी जाती है कि इस दिन तक धीरे 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 तबीयत खराब होते होते या कुछ होते होते उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो इस लड़की के ऊपर वही बांध दिया गया। तो सुनकर सब डर गए पूरी तरह से कि हमसे ऐसा बदला कौन लेना चाहेगा, हमने तो कभी पूरे गांव में परिवार में किसी को नुकसान किया ही नहीं है, फिर हमसे कोई इस तरह का बदला लेना क्यों चाह रहा है? तो उसने बोला, उन्होंने पूछा कि बताओ आप कौन है? बोलता है वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो भी है तुम्हारे घर का ही कोई इंसान है, इतना मैं तुमको बता सकती हूँ। वैसे मैंने इसका इलाज कर दिया है, अब इसको परेशानी नहीं होगी, मैंने इसको ताबीज़ भी बांध दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सतर्क रहें। तो उसकी मम्मी ने बोला कि आपने इसका ताबीज़ बांधा है, बाकी बच्चे भी आप सभी का ताबीज़ बना दो ताकि हम लोग थोड़ा सुरक्षित रहे। तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने सबके ताबीज़ बना दिए। उसके बाद ये वापस से अपने लोग घर आ गए और अब ये थोड़ा सतर्क रहने लगे, चीज़ों को ऑब्जर्व भी करने लगे, थोड़ा ध्यान भी रखने लगे। और वापस आने के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए और अगले दिन अभिषेक को जाना था स्कूल। तो वैसे आज को पूरा दिन भर खराब हो गया, उसको लगा चल थोड़ी देर में पढ़ाई कर लेता हूँ, कल मतलब उसको होमवर्क वगैरह था कुछ। तो इसका जो कजिन था, जो चाचा का लड़का था, वो इसके साथ में बैठा हुआ था। तो ये अपना क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहा था और साथ ही साथ उससे बातें भी की जा रहा था, मतलब अपना काम भी कर रहा था और उससे बातें भी करा जाता है। फिर क्वेश्चन करते करते सामने एक मैथ्स का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। तो उसने बोला तब तक तो थोड़ी देर तो चुप हो जा, मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर अपन आगे बात करेंगे। उसने बोला ठीक है भैया, हम चुपचाप यहीं पर बैठे हैं। तो ठीक है, अब वो अपने क्वेश्चन के अंदर लगा हुआ था। अच्छा, जो एम्बियंस था वो कुछ इस तरह का था, जैसे कि आप जानते हैं गांव में कई पहले टाइम तो बिजली कटौती बहुत हुआ करती थी, तो उस टाइम लाइट नहीं आ रही थी, तो उनका जो रूम था उसमें लालटेन जली हुई थी। जो गेट था रूम का, 2 फाटक वाला गेट था, तो उसका एक फाटक बंद था और एक फाटक का जो वो कब्जा बोलते हैं उसको, हुक जो था वो लूज था, तो वो खुल जाता है अपने आराम से। ठीक है, तो वो वाला गेट जो था वो बंद था और एक गेट जो था उसका वो खुला हुआ था। इधर इनके जहाँ ये पढ़ रहा था टेबल पर बैठ के, उसके पास में स्वाति पलंग जो खाट होती है इसको बोलते चारपाई, उस चारपाई के ऊपर वो लेटी हुई थी और तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसकी गर्दन जो थी, चेहरा जो था वो इसी की तरफ था। रूम में एक लालटेन जल रही थी, इसकी रोशनी आ रही थी। अब क्वेश्चन करते करते अभिषेक को एकदम से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। तो उसे लगता है कि कौन गुर्रा रहा है। वो अपने कजिन की तरफ देखता बोलता है, ये कुत्ता की तरह काहे कर रहे हो? तो उसने बोला भैया हम नहीं कर रहे हैं। तो बोलता कर तो रहे हो, आवाज आ रही है। बोलते नहीं भैया हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ। फिर वो वापस अपना सवाल कर रहा होता है, क्वेश्चन करते, फिर से उसको गुर्राने की आवाज आती है। फिर बोलता है तुमको बोला ना काहे कुत्ते की तरह गुर्रा रहे हो? तो बोलता भैया हम नहीं गुर्रा रहे, हमें तो लगा कि आप हमें डराने के लिए सब कर रहे हो। बोले हम तुमको क्यों डराएंगे, हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो बोलता है पता नहीं। बोलता तुम बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, कोई आवाज मत करना। और फिर जैसे ही वापस से लिखना शुरू बोलने वाला तो एकदम से फिर से आती है, इस तरह की आवाज को सुनाई आती है। तो थोड़ा सा फोकस किया तो ध्यान से देखा, तो ये जो आवाज थी वो तो स्वाति दीदी की तरफ से आ रही थी। उसने स्वाति की तरफ देखा, स्वाति फिर से बोलती है और ऐसे करते ही जैसे उसके मुंह से आवाज निकलती है, अचानक से उसका जो पीछे वाला गेट था वो खुलता है। वो जो गेट बंद था वो गेट खुलता है, जैसे कोई कमरे के अंदर आया हो। और जैसे गेट खुलता है, सीधा आके जो उसका चाचा का लड़का बैठा हुआ था उसको धक्का पड़ता है, वो नीचे गिरता है। उधर स्वाति का जो चेहरा था, उसके चेहरे में से बाल उड़ते हैं, जैसे बिल्कुल मूवीज में होता है बिल्कुल से बाल उड़ते हैं। और अचानक से रूम की लालटेन जो थी वो बंद हो जाती है और बंद होते ही स्वाति गुर्राती बहुत तेज। और गुर्राते ही अभिषेक की आंखों के सामने सामने वो स्वाति जो पलंग पर लेटी हुई थी वो ऐसे कैसे सीधे पलंग के ऊपर खड़ी हो जाती है और वो बहुत तेज चिल्लाती है। उसके चिल्लाते ही दोनों के दोनों भाई भूत भूत भूत, मम्मी बचाओ बचाओ भूत चिल्लाते हुए भागते हैं गेट खोल के वहां से। उनकी चीखें सुनकर उसके मम्मी पापा भाई बहन सब भागकर वहां पर आ जाते हैं और आकर देखते हैं तो वहां पे स्वाति भी होश में आ चुकी थी और बहुत तेज तेज रोते हुए एक ही चीज बोल रही थी, वो आधा मुंह जले वाली औरत, वो आधा मुंह जले वाली औरत। और इतना कहकर वो अपनी मम्मी से चिपक के बहुत तेज से रोने लगी। अब किसी ने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया था पूरी फैमिली के अंदर, सभी के सभी वहां पर रोने लगे। उन सब का रोना धोना सुनकर पड़ोस के लोग आ गए और बहुत जल्दी वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सब कुछ सुनने देखने के बाद गानों ने बोला कि जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई ऊपरी से आया है, इसका कुछ ना कुछ इलाज कराना पड़ेगा। तो इनके जो पापा थे, इनके कोई जानकार थे, उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने एक सजेस्ट किया, एक मौलाना जो कि इन कामों के अंदर बहुत ज़्यादा माहिर थे। तो उनको बुलाया गया, वो आए, उन्होंने घर का मौका मुआयना किया पूरा और उनसे बोला कि आपके घर में कोई गलत शक्ति है और उसी की वजह से ये सब हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि क्या किया जाए? बोला आप चिंता ना करें, मैं आपके घर को कील देता हूँ। तो वो ऐसे बड़े बड़े लोहे की कीलें थी उनके पास, थैले में से उन्होंने निकाले, उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था उर्दू के अंदर और उन्होंने घर के हर कोने में जाकर खड्डा खोद का वो कीलें ठोक ठोक के अंदर डाली।
और जैसा कि अभिषेक ने यहाँ पर बताया है कि जैसे ही उन्होंने कील ठोकी तो वहां पर आग निकली। अब अनबिलीवेबल है, पर सामने वाले जो एक्सपीरियंस उन्होंने देखा है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है यहाँ पर कि जिस कोने में उन्होंने वो कीलें ठोकी उस कोने से ऐसे आग की लपटें निकली। थोड़ी देर के बाद वो शांत हो गई। अब या तो ये कोई ट्रिक हो सकती है या वाकई में कीलें ठोकने पर वहां से आग निकली थी, बट सबने अपनी आंखों से वहां से आग निकलते देखी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपका घर बिल्कुल सुरक्षित है, मैंने इसको चारों तरफ से कील दिया है, अब यहाँ पर कोई भी शक्ति एंटर नहीं कर सकती। तो इनके पापा ने बोला कि आप देख लीजिए, मैं बता दीजिए, अगर ऐसी कोई दिक्कत है हमारे परिवार पर तो हम इस घर को खाली कर देंगे। तो बोला नहीं, घर खाली करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसका इलाज कर दिया, आप निश्चिंत रहो और आप आराम से इस घर के अंदर रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनकी बात सुनकर उन्होंने बोला कि ठीक है चलो। फिर इन्होंने कोई तहकीकात नहीं की कि वो आधा जले वाली औरत कौन थी जो उसको दिखी थी, क्योंकि इनको उससे कोई लेना देना नहीं था। इनको सिर्फ एक ही था कि परिवार सुरक्षित रहे और जो दीदी है, स्वाति दीदी, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। वही सब कुछ होने के बाद ये लोग वापस से नॉर्मली रहने लगे, चीज़ें भूल भी गए कि जो भी उस दिन हुआ था। लेकिन स्वाति का जो बिहेवियर था उसमें चेंजेस परमानेंट आ चुके थे। वो बहुत अजीब अजीब और बहकी बहकी सी बातें किया करती थी। कई बार अपनी मम्मी से बड़े अजीब सवाल पूछती थी। वो पूछती थी कि मम्मी ये मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद लोग कहाँ चले जाते हैं? तो उसमें बोलते कि तुम क्या हो गया, तुम ऐसी पागल सी बातें क्यों कर रही हो, ये सब फालतू बकवास मत किया करो। वो लोग इस तरह की अजीब सी बातें किया करती थी। एक और जो चीज़ें थी उसके बिहेवियर के अंदर कि इनका जो घर था, इसके पीछे इनके जो चाचा थे उनकी बाड़ी थी, बाड़ी इसमें वो सब्जियां वगैरह उगाया करते थे गांव के अंदर, आप जानते हैं। तो वहां पर एक नींबू का पेड़ था। ये हर दिन 2 बार, दिन में 2 बार, सुबह शाम, वो जाके उस नींबू के पेड़ के पास खड़ी हो जाती थी और वहां से उसको दिखाई देता था एक घर। उस घर की तरफ वो कॉन्स्टेंटली स्टेयर किया करती थी और वो जो घर था वो उसी औरत का था जो उस दिन उनसे कपड़ा मांगने आई थी। उसका नियम फिक्स था कि दिन में 2 बार वो जाकर वहीं पे करीबन आधा पौन घंटा गुजारा करती थी और उस पूरे टाइम के दौरान वो ज़्यादातर उसी घर की तरफ देखा करती थी, जैसे कुछ उसे दिख रहा हो या कोई उसे बुला रहा हो वहाँ पर। कभी भी उसको वहाँ अकेले नहीं छोड़ा जाता था। कोई ना कोई छोटा भाई बहन या बड़ा, मम्मी पापा तो जल्दी बाहर रहा करते थे, भाई, ये सब उसके साथ ही रहते, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। बट एक और चीज़ थी जो अभिषेक और उसकी फैमिली ने नोटिस की थी स्वाति के बारे में। फिर आई वो रात जिसको ये परिवार कभी नहीं भूल सकता है। उस दिन सभी लोग, बच्चे घर में खेल रहे थे, इन्होंने खाना वाना खाया, सभी लोगों ने एक साथ बैठ के खाना खाया। जनरली सब लोग एक साथ बैठ जाया करते थे, 1-2 थाली लेकर सब मिलके खाना खाया करते थे। खाना वगैरह सब लोगों ने खाया और उसके बाद सभी लोग सोए। करीबन रात को 2 बजे के आसपास इनकी मम्मी की किसी की गुर्राने से आवाज़ खुलती है। तो उनकी मम्मी की नींद, वैसे ही 5 बच्चे और खुद अकेली लेडी, तो सजग तो रहा ही करती थी। तो उसे ना आवाज़ एकदम से उठी और उठकर लाइट जलाई तो उन्होंने देखा कि स्वाति जो है वो पलंग पे लेटी हुई है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है और वही वो गुर्राने की आवाज़ वहीं से आ रही है। को देखते हुए बहुत तेज चिल्लाते सारे बच्चे उठ गए और जाके देखा स्वाति दी को सबने देखा, सबके सब रोने लगे क्योंकि मैंने फटाफट उसे अपनी गोद में उठाया, उसके मुंह से झाग साफ किया और उसको जलाने की कोशिश करने लगी। स्वाति चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसका मुंह बिल्कुल बंद हो गया था, उसकी आंखें खुली हुई थी, वो आंखों से कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी और बार बार उसके मुंह से झाग निकले जा रहा था। जब उसकी मम्मी उसके मुंह से झाग साफ कर उसकी जीभ बाहर निकाल के तो देखा था अलग जीभ के ऊपर 2 निशान बने हुए थे जैसे किसी सांप ने काट दिया हो। लेकिन यहाँ पे अभिषेक ने बात बताई है कि उनका जो बेड था उसमें चारों तरफ हम लोग मच्छरदानी लगा के सोया करते थे और उस मच्छरदानी से सांप वहां आ नहीं सकता था और अगर बाय चांस सांप वहां घुस भी गया हो तो किसी सोते हुए आदमी की जीभ पे काटना, ये एक ऑलमोस्ट, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि एक सोते हुए आदमी की जीभ के ऊपर एक सांप काट जाए। इधर जो मनु थी वो उनके हाथ पे तेल की मालिश कर रहे थे और रॉकी भैया एकदम देखा, उन्होंने उनको बोला मम्मी ने कि जाओ जल्दी से चाचा को बुला के लाओ, डॉक्टर को बुला के लाओ। वो गिरते पड़ते भागते हुए अपने चाचा को बताया, उसकी बात सुनते फटाफट उसको चाचा भागते हुए आए। उधर से इनके गांव में एक डॉक्टर था जो कि बेसिकली झोला छाप डॉक्टर था और छोटी मोटी चीज़ों का इलाज वो कर दिया करता था क्योंकि गाँव में सांप वगैरह तो निकलते रहते हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स के पास एंटीडोट जरूर होता है सांप वाला। तो ये सब लोग भागते हुए आए और वहां आके देखा तो सभी देखकर एकदम से शॉक्ड रह गए कि ये क्या हो गया। तो चाचा ने तो बोलता कि तो ऐसा लग रहा है इसने जहर खा लिया है। तो उसकी मम्मी बोली कि जहर कहाँ से खाएगी ये,
देखो इसको, इसके यहाँ पे जीप पे 2 निशान है, पर सांप वाप काटने का भी नहीं कि सांप यहाँ अंदर कैसे काटेगा। अब इन सब की आवाज सुनकर जैसे रॉकी अंदर है, रॉकी ने भी देखा तो उसकी मम्मी बोलती कि रॉकी भाग, जल्दी से चाचा को बुला के लाओ, डॉक्टर को लेकर आओ, बदहवासी आवाज में बोली। वो भागता हो गया, उसने चाचा को बताया, वहाँ पे गाँव में एक डॉक्टर था, उसको लेकर आए। तो जो डॉक्टर था वो बेसिकली सर्टिफाइड डॉक्टर तो नहीं था, लेकिन गाँव में सांप वगैरह निकल जाए तो उनके पास एंटीडोट था जहर का। तो अगर बाई चांस सांप ने भी काटा है तो भी उसको वो इंजेक्शन देके बचा तो सकता था एटलीस्ट। तो वो आए, उधर उसके चाचा आए, उन्होंने देखा, सब इकट्ठे हो गए वहां पर। और जो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने आके बोला कि इसने तो जहर खाया है। नहीं नहीं नहीं, हम इसको हाथ नहीं लगा सकते हैं, इसको तो बड़े हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो उस डॉक्टर ने साफ वहां पर मना कर दिया उसको किसी भी तरह का इलाज देने के लिए। तो फिर सभी लोगों ने डिसाइड किया कि इसको बड़े हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। पड़ोस के गांव से ऑटो मंगवाया गया, ऑटो में स्वाति को बिठाया गया। लेकिन यहाँ के बाद से इनके जो बड़े चाचा थे उनका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा सस्पिशियस होने लगा। वो जानबूझ करके चीज़ों को लेट कर रहे थे, मतलब वो ऑटो रवाना करने में उन्होंने टाइम लगा दिया, ये लेकर आना, ये लेकर आना, ये भी ले चलो, ये भी ले चलो, पैसा रख लो, आईडी रख लो, ये वो, मतलब जबरदस्ती चीज़ों को लेट कर रहे थे, स्ट्रेच कर रहे थे। फिर अभी लोग निकले तो यहाँ से बड़ा हॉस्पिटल करीबन 20-25 किलोमीटर दूर था। आप समझ सकते हैं ऑटो से 20-25 किलोमीटर दूर जाना अपने आप में पहले ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि वो स्लो चलता है। तो जैसे ही लोग निकले तो उनको बोला कि नहीं नहीं रुको रुको, पास वाले गांव में एक डॉक्टर है, वो इसका इलाज जरूर कर देगा। तो इनकी मम्मी बोली कि छोड़िए ना आप, हम सीधा हॉस्पिटल चलते हैं, कहाँ डॉक्टर के बीच में इलाज में पड़ेंगे, बच्ची की तबीयत खराब हो रही है। और वो उसको बार बार जगाने की कोशिश कर रही है अपने गोद में लेकर, पर उसके जो चाचा थे बड़े, वो मानने बोले नहीं नहीं हम कह रहे हैं ना वो इलाज कर लेंगे। फिर ऑटो घुमाया गया पड़ोस वाले गाँव में, वहाँ लेकर गए, वहाँ पर डॉक्टर को उठाया गया। अब रात को आप 2-2:30 बजे किसी डॉक्टर के घर जाओगे तो वो एकदम से तो उठेगा नहीं। तो करीबन 20-25 मिनट डॉक्टर बाहर निकल के आता है और देखकर बोलता है कि लड़की ने तो जहर खाया है, हम इसका इलाज नहीं करते भैया, पुलिस का चक्कर है, इसको तुम सीधे बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। तो दोनों डॉक्टर्स ने एक ही जवाब दिया कि इस लड़की ने जहर खाया है। जहर कैसे खाया है, अभिषेक का सवाल था, क्योंकि सभी बच्चों ने एक साथ मिलकर सेम खाना खाया था, घर में जहर जैसी कोई चीज नहीं थी। हाँ, सांप वाला एक केस अगर मान सकते हैं तो जहां पे भी सांप काटेगा वहां पे जीभ पूरी वो नीली पड़ जाती है जगह, आप लोग भी जानते हैं, पर ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। बस उसके मुंह से लगातार झाग निकले जा रहा था। कुछ समझ में नहीं आया। जब डॉक्टर ने मना किया तो ये लोग निकले वापस से शहर के लिए। और यहां पर हुआ एक और खतरनाक और अनबिलीवेबल इंसिडेंट। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। जैसे ही आप लोग अपने गांव की, मतलब उससे जहां से मुड़े वापस और फिर उस गांव की बाउंड्री क्रॉस करने लगे, मतलब जो जिस गांव में वो गए थे, तो जो हाईवे पे सब जगह एक ही रास्ता मिलता दोनों दो गांवों का, तो वहां से भी निकल रहे थे तो वहां पर बीच में बरगद का पेड़ आता है। उस बरगद के पेड़ को आप जानते हैं, बरगद के पेड़ के जट्टे नीचे जाकर जो जड़ें होती है वो नीचे जाकर नया तना बना लेती है, तो उसका सिंगल तना था, सिंगल तने वाला पेड़ था। और जैसे ही ऑटो उस पेड़ के नीचे से गुजरा, अचानक से स्वाति की बॉडी बहुत तेज ट्विस्ट हुई, मरड़ गई वो बॉडी, और उसकी जान वहीं की वहीं। उसकी बॉडी उसकी मम्मी की गोद में ही एकदम से बिल्कुल निढाल पड़ गई, ना उसको सांस आ रही थी ना कुछ। और इतना अपने हाथों में उसकी बच्ची की जान निकलते उसमें बहुत बुरी तरह रोने लगी। बहुत तेज रोना पिटना मच गया वहीं के वहीं पर। आधे रास्ते से उन लोगों को वापस आना पड़ा क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि स्वाति की जान जा चुकी है। अब सभी लोग उनको लेकर वापस घर पर आए और यहाँ सब बुरी तरह से रो रहे हैं। इस सारी आपाधापी में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और बेचारे इनके पापा, जिनको तो क्या चल रहा है कुछ आइडिया नहीं था, कि किसी ने उनको इन्फॉर्म तक नहीं किया था। ये लोग वापस से घर पे आए, पूरे घर में रोना पीटना मचा हुआ था। लेकिन घर पे आते ही इनके चाचा ने फिर से एक और नई रट लगा दी कि जितना जल्दी हो सकता है इस लड़की का अंतिम संस्कार कर दो, क्योंकि अगर पुलिस को पता लग गया तो पुलिस आएगी और तुम सबको गिरफ्तार करके ले जाएगी। तो अब इन्होंने उनकी फैमिली को डराना शुरू किया। और पता नहीं क्यों सभी गांव वाले इसके चाचा के टोन में हाँ बोले जा रहे हैं। जो बोले थे बोलते हाँ सही बात है, बिल्कुल है, पुलिस का चक्कर होगा, तुम तो एक काम करो, आज रात को इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उनकी इस बात पर भी सब लोग नहीं माने तो उन्होंने फिर से एक और नया इनको दिया कि अगर तुम इसको हॉस्पिटल लेकर जाओगे तो इस बच्ची का ना शरीर के सारे अंग निकाल देंगे और फिर अगले जन्म में उसके ये कोई अंग वंग कुछ भी नहीं होंगे। तो बेसिकली वो उनको किसी ना किसी तरीके से इनके पूरे परिवार को डराने की कोशिश कर रहे थे कि फटाफट से इस लड़की का अंतिम संस्कार कर दो। ऐसा हो सकता है कि वो जो इनका अपना था इन सब चीज़ों के पीछे, वो इनके चाचा ही हो और वो ये नहीं चाहते हो कि किसी को भी इसके बारे में पता चले। ये अभिषेक का अपना परसेप्शन था इस इंसिडेंट को लेकर। तो आनंद फानंद में अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। उस लड़की को उठा ले जाने लगे शमशान घाट पर उठा के। जनरली 4-5 आदमी
डेड बॉडी को आराम से उठा लेते हैं। वहाँ करीबन 8-10 आदमी मिलकर भी उस बॉडी को उठा नहीं पा रहे, जो एक 15, 16, 17 साल की लड़की की होती, कितना ही वजन होता होगा उसमें। 8-10 उन्होंने मिलकर उसको एनी हाउ उठाया और वो ले जाकर शमशान में गए, वहाँ पर जाके उनका अंतिम संस्कार करवाया गया। इस सारी अफरा तफरी में इनकी मम्मी को एक बार ये भी ख्याल नहीं आया कि इसके पापा को तो बता दे। फिर उनको अचानक से याद आया, जब उसको वहाँ से ले गए तो उसने फ़ोन किया अपने हस्बैंड को, बोला कि सुनो स्वाति की डेथ हो गई, उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं वहाँ पे ले जाके। तो उसका दिमाग खराब, बोला पागल हो गए तुम लोग, ऐसे कैसे स्वाति मर सकती है, स्वाति तो बिल्कुल ठीक थी। तो उसने बताया कि ऐसे रात को, तो तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मुझे फ़ोन करना चाहिए था, कुछ तो बताना चाहिए था, ऐसे कैसे तुम मेरी बच्ची को मुझे देखे बिना उसको तुम जला भी दिया। वो सब कुछ छोड़ के वहाँ से भागा और 4-5 घंटे के अंदर सीधा वो अपने घर पहुँच गए। अब आप समझ सकते हैं कि एक बाप जिसको ये मौका भी नहीं मिल पाया कि उसकी बेटी को क्या हुआ था, ना वो उसको लास्ट टाइम देख पाया, वो पागलों की तरह वहाँ पे बुरी तरह से रो रहे थे, बिल्कुल पागलों की तरह लगते, कभी इधर भागते कभी उधर भागते, स्वाति को आवाज़ लगती। उनकी हालत देखकर ना सिर्फ घर, पूरा गांव रो रहा था और बहुत बुरी उनकी हालत हो गई थी। जैसे तैसे करके उनको समझाया गया और फिर उसके बाद जो 13 दिन तक का प्रोसेस होता है वो वहीं पर रहे। लेकिन इन 13 दिनों में चीज़ें शांत नहीं हुई, अभी भी चीज़ें खत्म नहीं हुई थी। एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया कि जब वो पहली बार जब वो झोला छाप डॉक्टर घर में आया था, स्वाति की तबीयत खराब हुई थी, उस दिन उसके आने के जस्ट बाद से घर के अंदर यूरिन की एक अजीब सी स्मेल फैल गई थी और इनसे किसी को भी नहीं पता था कि ये स्मेल क्यों आ रही है। जिस रूम में स्वाति की डेथ हुई थी उस रूम में जब भी जाओ तो बार बार वो स्मेल आया करती थी। दिन के टाइम तो फिर भी उसके अंदर जाना पॉसिबल था, रात को वो स्मेल बहुत तेज हो जाया करती थी। 3-4 दिन गुजर गए थे, लेकिन अब इनको अपने घर में अजीब सी हलचल दिखाई देती थी। ऐसा लगता है घर के अंदर एक नहीं बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। हर टाइम पर किसी ना किसी की प्रेजेंस इनको घर के अंदर फील होती थी। इतना नहीं, रात के टाइम पर घर की छत के ऊपर काली बिल्ली आकर रोया करती थी। ऐसे ऐसे साइंस आ रहे थे इन सब चीज़ों के बाद, इनसे लोग बहुत बुरी तरह से परेशान थे। और जब उसकी 13वीं का दिन था तो एक इंसिडेंट इनके साथ फिर से हुआ। ये सभी लोग, रात का टाइम था, सो गए थे। तो जो सबसे छोटी बहन थी कोमल, वो सो गई थी। ये जो स्वाति से छोटी वाली थी मनु, वो लेटी हुई थी। तभी अचानक से मनु जैसे किसी ने गला दबा दिया, वो गैस्प करने लगी, उसके गैस्पिंग का साउंड आने लगा। और जैसे ही वो करा तो उसकी आवाज़ सुनकर मम्मी उसके पास में ही लेटी थी, वो खड़ी हुई, बेटा क्या हुआ? तो उसने बोला कि कोई हमारा गला दबा रहा है। तो ये देखकर वो सभी लोग वापस से परेशान हो गए कि अभी तो घर में एक डेथ हुई, फिर से कुछ और वो बार बार उसको थोड़ा शांत किया। फिर वो बोले कि नहीं, कोई हमारा गला दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई हमारा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। और ये सब देख के उसके पापा को एकदम से बहुत तेज गुस्सा आया और वो बोले कि तुम जो भी हो, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मेरे सामने आकर लड़ो। क्या जादू टोने से तुमने मुझसे लड़ना मचा रखा है? तुमको शर्म नहीं आ रही? तुम हमारी एक बेटी को मार चुके हो, हमारी दूसरी बेटी के पीछे पड़े हुए हो। और वो गुस्से से खड़े हुए, उन्होंने अपना तलवार वगैरह थी वो निकाली और गेट से बाहर निकल चिल्ला कर बोलने लगे, कौन है इस गांव के अंदर जो हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है? मान जाओ, वरना हम एक एक के घर में घुसकर ये चेक करेंगे कौन जादू टोना कर रहा है, और जो जादू टोना कर रहा होगा ना उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देंगे। गुस्से में तो पहले से ही थे, तो उनको सारे गाँव ने समझाया कि देखो शांत रहो, आपका गुस्सा बहुत खराब है, क्योंकि लोग उनको जानते थे, पुलिस में तो थे ही। उनको ऐसे ऐसे करके उनको शांत किया गया। फिर उसके बाद पूरी रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसी रात उन्होंने अपने मामा को फ़ोन कर दिया। तो इनके मामा थे, उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो, हम सुबह पहुंच रहे हैं और सुबह 7-8 बजे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, फिर हम तुमको एक जगह लेकर चलेंगे, वहां चल के इस चीज़ का पूरा पक्का इलाज कराएंगे। तो जैसे तैसे उन्होंने वहाँ पर रात काटी। अच्छा, यहाँ पर एक और इंसिडेंट हुआ। जैसे उसके पापा वहाँ से सब चिल्ला के बाहर, सब कुछ शांत हुआ, घर में बैठे, तो उन्हें ऐसा लगा कि घर से कोई कूद के भागा है। ये सब लोग बाहर जाके देखे तो कोई ऐसा था कि कोई छत के ऊपर बैठा हुआ था और वहां से अंधेरे में कूद के कोई भागा है, ऐसा उन्हें एहसास हुआ, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। खैर, सुबह ये लोग आए तो ये लोग अपने मामा के साथ पहुंचे वहां पर बाबा जी की जगह। तो उनका जो स्थान था वो बहुत दूर किसी गांव में जाकर था। फिर उनके पास ये बैठे हुए, पहले बहुत सारे लोग इलाज करने आए हुए थे, पर इनके मामा ने पहले ही फ़ोन करके हमें बता दिया था। थोड़ी देर के बाद ही बाबा जी ने सबको बोला कि आप लोग सभी जाइए, इनको ज़्यादा बड़ी परेशानी है, पहले इनका इलाज होना ज़रूरी है। फिर उनको बिठाया, सारी बातें उनको पहले बताई जा चुकी थी कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। फिर उन बाबा ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा के और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि बोले तुम्हारे घर में जो भी कुछ चल रहा है ना, वो तुम्हारे किसी जानकार ने, बहुत करीबी इंसान ने ही करवाया है। तो उन्होंने पूछा कि किसने करवाया, बता दीजिए। बोले बता दूंगा, लेकिन फिर तुम लोग सुन नहीं पाओगे। बोले नहीं आप बताइए, बचा ही क्या है? और उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो सौतेला भाई है उसने तुम्हारे ऊपर ये सब कुछ करवाया। तो उसके जो पापा थे वो शॉक्ड रह गए
क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो इनके साथ ऐसा करेगा, क्योंकि उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की थी। लेकिन इनसे गलती हो गई थी। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। तो इनके जो भाई था सौतेला, उसने क्या हुआ था, लोगों से कर्ज लिया हुआ था कुछ। तो जिससे कर्ज लिया था वो क्या, इनकी ज़मीन थी, उस ज़मीन को लेने के चक्कर में था। तो इनके पापा जब शहर से आए थे मिलने, तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने क्या किया कि अपने शहर की ज़मीन बेचकर इनका जो कर्जा था वो फ्री करवाया था। इतनी हेल्प उन्होंने उनकी की थी। फिर जब इनका गांव में शिफ्ट होने का हुआ, तो इन्होंने, वैसे इनकी जो सौतेली माँ थी उनसे बोल दिया था इन्होंने कि भाई हम ज़मीन में कोई हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन जब ये शिफ्ट हो रहे थे गांव में, तो आउट ऑफ कर्टसी, जैसे उन्होंने उनकी मदद की, उन्होंने बोला कि यार तुम्हारे पास इतना ज़मीन है, बस हमें घर बनाने लायक थोड़ा ज़मीन दे दो। तो वो जो ज़मीन उन्होंने मांगी थी और ली थी उनसे, उस चीज़ की खुन्नस उनके दिल में थी, और उसका बदला, अकॉर्डिंग टू दिस फैमिली, इसका बदला उन्होंने इस तरीके से एक जान लेकर लिया। गुस्सा उनको बहुत आ गया था, लेकिन कोई प्रूफ तो था नहीं, तो उन्होंने बाबा जी ने बोला था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि इसी के साथ साथ सब कुछ कराने से पहले तुम्हारे देवताओं को बांध दिया गया है, इसलिए वो तुम्हारी, जो भी इनके कुल देवी देवता थे, वो तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर पाए हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। अब तुम्हारे परिवार के ऊपर इसके बाद कोई आँच नहीं आएगी, तुम लोग निश्चिंत होकर यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद उन्होंने हवन सामग्री मंगवाई, चीज़ें की, उनको ताबीज़ वगैरह बनाए सारे घर वालों के लिए, और उनको दिए, और उनसे कहा कि अब तुम लोग जाओ, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो लोग वहाँ से आ तो गए, लेकिन अब इस घर में रहना उन सभी के लिए मुश्किल तो क्या, रहना था ही नहीं उनको। तो जैसे ये लोग आए, इन्होंने अपना 2-5 दिन के अंदर सारा सामान वगैरह बांधा, और उसके बाद ये लोग वापस से शहर चले गए। लेकिन स्वाति इनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। तो इस तरह से अभिषेक के मुताबिक उसकी फैमिली, उसकी हंसती खेलती फैमिली को उजाड़ा इसके अपने ही चाचा ने, जिनको ये अपने चाचा मानते थे, लेकिन उनके मन में शायद इनके परिवार के लिए कोई ना कोई घृणा या कोई ना कोई ऐसी चीज थी, जिसकी वजह से उन्होंने इनके साथ ऐसा किया। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये एक नॉर्मल इंसिडेंट था कि आप वाकई में ये प्लानिंग थी इनके सौतेले चाचा की, इनको वहां से भगाने के लिए, जिसके अंदर वो फाइनली सक्सेसफुल भी हो गया? अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं आपकी अगली कहानी के अंदर। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।